हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को आप अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाएँ आप उन्हें इस वीडियो को शेयर करके तुरंत ही आपको इस क्लास से जुड़ जाना है। आज हम किस विषय पर बात करेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे? यूपी SSC द्वारा जो बहुचर्चित एग्जाम होने वाला है, यूपी लेखपाल 2022 में 8085 पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसकी तिथि घोषित हो गई है, डेट घोषित हो गई है 19 जून को। कल उसका पेट का जो स्कोर कार्ड था उस हिसाब से बच्चों को भी सिलेक्ट कर लिया गया है। कौन से छात्र इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन मतलब अवेलेबल रहेंगे, तो इन सब विषयों पे यार हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने वीडियो में हम बता चुके हैं। आप जाए के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी लेखपाल में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वीडियो, और आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। इसमें हम आज बताएंगे यूपी लेखपाल में मैथ में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप इन तीनों बातों को ध्यान देंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना है। आपके पास गिने चुने दिन हैं, आपको भटकना नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, तो आप UPSI लेवल तक मत जाइए, SSC CGL मेंस की लेवल तक मत जाइए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना है। के लिए हम इन्हीं सब बातों पे आपको बताते हैं आज क्या पढ़ना है। आज हम चैप्टर का शुरुआत भी कर देंगे, आप देखिएगा वीडियो। देखिए क्या है, जैसे कि मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, और एग्ज़ाम आपका क्या हो रहा है, यूपी लेखपाल का हो रहा है। यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो आपको यहाँ समझना है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैथ ऐसा सेक्शन है कि आप एक चैप्टर को उठा के बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं, और उसका क्राइटेरिया बटा है कि किस एग्ज़ाम में कहाँ तक आएगा। तो उसी चीज़ों को, इसी बारीकियों को हम समझाएंगे। हम देख रहे हैं बहुत से कक्षाएं में बच्चे शामिल होकर भ्रमित हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर को पढ़ ले रहे हैं या बहुत कम मैटर को पढ़ ले रहे हैं। आपको उस बीच की तारतम्यता को आपको समझना पड़ेगा कि हम कितना पढ़ें। तो देखिए, जैसे कि हम आपको एक सर्कल के माध्यम से बताते हैं कि क्या है। ये देखिए आपका क्या है, इसे इस सर्कल को देखिए, आपका ये क्या है, यूपी लेखपाल है। ये यूपी लेखपाल है आपका ये। और अब यहाँ पर देखिए मैथ का हम बाउंड्री लाइन निर्धारित कर रहे हैं। ये आपका क्या है, SSC CGL का है। ये लाइन जो है आपका CGL है, UPSI है। और इसके भी ऊपर यदि लाइन पे जाते हैं तो आप CDS के मैथ में पहुंच जाते हैं। CDS तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस इसी एरिया में भ्रमित होंगे। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, तो यहाँ लेवल तक भी मैथ नंबर सिस्टम है, इस लेवल तक भी है, लेकिन बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, नंबर सिस्टम हमें कितना पढ़ना है। यूपी लेखपाल UPP का सिलेबस मैथ का लगभग वही क्राइटेरिया होता है। तो यहीं पे हम जानेंगे कि यूपी लेखपाल में हमें मैथ कितना पढ़ना है, नंबर सिस्टम कितना पढ़ना है। चाहे जो चैप्टर है उसका एक क्राइटेरिया होगा। आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको इसी बाउंड्री लाइन में रह के तैयारी करना होगा। ठीक है, हर चैप्टर को पढ़ना होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और आपके पास बहुत कम दिन है, लगभग 43 दिन है। तो मुश्किल से आपका मैथ हम यहाँ पे 30 दिनों में या फिर 25 दिनों में बेहतरीन ढंग से 30 दिन में हम मान के चलते हैं ख़त्म करेंगे। फिर लास्ट 15 दिन में आपका क्या होगा, बस प्रैक्टिस होगा यहाँ पे। तो देखिए यूपी लेखपाल के मैथ के बारे में आज हम चैप्टर का शुरुआत भी करेंगे। आज चैप्टर का जो शुरुआत होगा उसके बारे में हम बताते हैं। आज हम पहले चैप्टर का शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम जो कि बेस है मैथ का, समझ लीजिए जान है। आप यदि मैथ का तैयारी करते हैं, मतलब बहुत से चैनल वाले डायरेक्ट परसेंटेज पे पहुंच जाते हैं। आप बताइए, आप डिजिट नंबर आप नहीं जानते हैं और डायरेक्ट आप वहां पे चले जाइए। इस मतलब आपके अपने एजुकेशनल चैनल का उद्देश्य ये है कि जो क्लास का अंतिम बच्चा है, क्लास का अंतिम मतलब जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, उसको भी यहाँ से मैथ समझ में आए। तो आइए हम देखेंगे, क्लास के अंतिम बच्चे को भी समझाएंगे, जो क्लास के टॉप क्लास के बच्चे भी होंगे उनके भी लिए ये उपयोगी क्लास सिद्ध होगी। आप यदि पढ़ लिए हैं कहीं ना कहीं मैथ, तो आप थोड़ा सब्र बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ 0 लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, लेखपाल के स्तर तक। आप ध्यान दीजिए, हम कहाँ तक बोल रहे हैं, बस लेखपाल के स्तर तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम CGL मेंस और CDS के क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि
उसका एग्ज़ाम होगा तो आपके अपने एजुकेशन चैनल पर वहाँ पे उस चीज़ का क्राइटेरिया बटेगा, उस चीज़ का तैयारी कराया जाएगा, तो वहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम ध्यान देते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पर। आज संख्या पद्धति का हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका संख्या पद्धति, तो चलिए आप अब देखिए क्या है कि हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, अंक अथवा संख्या से। देखिए सबसे पहले मैथ में अंक अथवा संख्या का ही निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अंक क्या है, संख्या क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ आपका बेसिक से चलेगा, एकदम जीरो लेवल से। मैथ में क्या है कि मतलब 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। पहले आपका आधारभूत माने बेसिक की क्लियर हो, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अवधारणात्मक चीज़ें जो हैं। उसके बाद ट्रिक का भी इस्तेमाल क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक जो प्रतियोगी परीक्षा है, टाइमिंग इशू होने कारण ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हाई स्कूल इंटर का पेपर देते तो हम नहीं बताते ट्रिक, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। तो आप आगे देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में, पहले हेडिंग से अंक अथवा संख्या से। तो अंक अथवा संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या है, अंक अथवा संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो जिसमें आप देखिए, नोट करेंगे, नोट करते जाइएगा, हम धीरे धीरे बोलेंगे। जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को, उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। आप इसे नोट करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। आप परिभाषा समझें, देखिए हम समझाते हैं इसे। जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम कुछ सिंबल लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसे आप देखिए कि इन्हीं चिन्हों द्वारा, इन्हीं सिंबल द्वारा पूरे अंकों का मतलब जितने भी अंक है उसका निर्माण होता है। चाहे आप लाख लिखिए, चाहे करोड़ लिखिए, इन्हीं डिजिटों की मदद से लिखा जाता है। तो अब देखिए, आप सोचेंगे 0 ऐसे क्यों लिखा गया। हाँ, अब इसे सिंबल एक दे दिया गया, एक ऐसे है, एक ऐसे भी हो सकता था, एक ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये तो सिंबल, तब हम 2 ऐसे पढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता था। 0 को ऐसे लिखा जाता तो 0 को हम ऐसे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो लिखा गया है, जो प्रमाणित है, उसको हम जानते हैं क्या है, कैसे है। तो इसे देखिए, डिजिट में आपको 0 से 9 तक इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। जो सिंबल कहिए आप, जैसे आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो बाइनरी सिस्टम में बस इसी सिंबलों का प्रयोग होता है। 0 और 1 आप कहेंगे, 0 1 जो वाकई में ये सिंबल है, 0 1 नहीं है। उसी से वो 585 भी लिखना होगा तो इन्हीं की मदद से लिखेगा। कंप्यूटर आपका जो होगा, कंप्यूटर में आपको जो भी नंबर लिखा जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम अभी आप पढ़ेंगे, जब कभी हम पढ़ाएंगे जब मैथ में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है। SSC में कभी कभी क्वेश्चन बाइनरी नंबर सिस्टम से पूछता है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे 0 से 9 तक है, असार्थक अंक है 0 आपका, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, सार्थक अंक। असार्थक अंक मतलब समझते हैं 0 की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन तब तक जब वो किसी के साथ नहीं है। यदि अकेले है तो 0 असार्थक है, किसी काम का नहीं है आपका। लेकिन यदि 1 का मदद लेता है तो 10 हो जाता है, 2 का मदद लेता है तो 20 हो जाता है, 3 का मदद लेता है तो 30 हो जाता है। तब 0 असार्थक से सार्थक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। इसका हम नोट्स या फिर मतलब इसी का हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो आइए हम फिर देखते हैं आगे। 10 चिन्हों का प्रयोग होने के कारण इसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। जो यहाँ पे हम अंक अथवा संख्या या दार्शनिक संख्या पद्धति भी आप लिख सकते हैं हेडिंग में, दार्शनिक संख्या पद्धति, दार्शनिक संख्या पद्धति। इसी को हम
दाशमिक संख्या पद्धति भी कह सकते हैं। तो इसे आप नोट करेंगे 10 चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे दाशमिक संख्या पद्धति किया। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 9 ये हो गया, 0 मिला के 10 चिन्ह होंगे। इसके बाद 11वां चिन्ह लिखेंगे तो आप इन्हीं संख्याओं का मदद लेंगे। तो इसे आप नोट करिएगा, 10 चिन्हों का प्रयोग होने कारण इसे दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे 759 लिखा है 759, यदि हम इसमें 759 पढ़ते हैं तो एक संख्या है, लेकिन 7 पढ़ते हैं तो एक डिजिट है, 5 पढ़ते हैं तो एक डिजिट है, 9 पढ़ते हैं तो एक डिजिट है। तो इसे आप समझने की कोशिश करिए। अंक अथवा संख्या में देखिए अंकों से संख्या का निर्माण हुआ है, अंकों से ही संख्या का निर्माण हुआ है। 7 क्या है आपका डिजिट है, 5 आपका क्या है डिजिट है, 9 क्या है आपका डिजिट है। जिस प्रकार से एप्पल देखिए, एप्पल में APPL है, तो ए क्या है अक्षर है, पी क्या है अक्षर है, पी क्या है अक्षर है, एल क्या है अक्षर है, ई क्या है अक्षर है, और एप्पल इन पूरे अक्षरों से मिलकर एक शब्द या वर्ड का निर्माण होता है, एप्पल हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम आपको देखिए अंक अथवा संख्या के बारे में यहाँ बता दिए। जिस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या पद्धति में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। फिर उसके बाद 10 चिन्हों का प्रयोग होने के कारण इसे दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। आप बेकायदे नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। यदि आपका 30 दिन में सिलेबस हम पूरा करते हैं, यदि 15 दिन बस आप आधे घंटा देखेंगे तो आधे घंटा में आप पूरा सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो उसमें और अलग ही आनंद रहता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप लिखते चलिएगा। बहुत बड़ा क्लास नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, 1.5 घंटा का मैटर आप यदि लिखते हैं जिस प्रकार से ये क्लास चल रही है तो 20 मिनट या 22 मिनट में पूरा होता है। तो आप वहाँ पे समय मत व्यर्थ करिए, आप अपने से स्वतः पढ़ लीजिए या फिर यहाँ पे आइए हम फैक्ट देंगे, आप बेल आइकन ऑन रखिएगा, हमेशा आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे मैटर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखिए आगे हेडिंग देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंक एवं संख्या के बारे में हम जान चुके। अब आप लिखेंगे पहला नोट फर्स्ट आप लिखिएगा। हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके टाइम का बचत हो इसलिए। नोट फर्स्ट लिखिएगा क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0 1 4 5 6 अथवा 9 होता है। आप नोट करिएगा, एक बार हम और बोल दे रहे हैं परिभाषा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0 1 4 5 6 अथवा 9 होता है। आप देखेंगे वर्ग हम यहाँ पे लिखे हैं, इसे आप देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आप देखेंगे इन्हीं संख्याओं में से कोई न कोई संख्या इसके वर्ग में आया है। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इकाई का अंक क्या है 6 है। 5 स्क्वायर 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है। 6 का स्क्वायर 36 में इकाई का अंक क्या है 6 है। 7 के स्क्वायर के 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। 8 का स्क्वायर क्या है 64 है तो इकाई का अंक 4 है। 9 का स्क्वायर 81 है तो इकाई का अंक 1 है। तो आप इसे देखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। आप सोचेंगे इतना बेसिक से क्या क्वेश्चन आता है? हाँ आता है, आपको हम बताएंगे। देखिए एसएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था। एसएससी प्री आपको मालूम होगा सीजीएल का बहुत इस तरह मतलब सरल लेवल आता है, मेंस का जाके टफ हो जाता है पेपर। लेकिन जो सीजीएल का है आपके लेखपाल से मिलता जुलता लेवल रहेगा उसका, जो सीजीएल प्री है। तो ठीक है, तो देखिए इसका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, ये सीजीएल नहीं एसएससी सीजीएल प्री का। हाँ, एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो आप इसे नोट करेंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है 1 है 1 2 4 5, ऑप्शन बी है
3 5 6 9 और ऑप्शन सी है 5 6 7 9, तो ऑप्शन डी है 2 3 7 8। इसे आप जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा, यदि आप पढ़े रहेंगे कहीं ना कहीं तो वहाँ पे आप तुरंत करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आप सोचने में टाइम लगा देते हैं, 1 मिनट भी लगा देते हैं क्वेश्चन में, तो आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 120 मिनट है और लगभग क्या नाम है आपका 100 क्वेश्चन है। इतने सरल क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट आप लगाते हैं तो आप एग्जाम हॉल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। 8085 सीट है, आप समझ सकते हैं 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख के आसपास लड़के इस फार्म में मतलब फिल करेंगे, बैठेंगे एग्जाम में, और इसमें सब अच्छे कैंडिडेट होंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को आप पहले से देखे रहेंगे तो वहाँ पर बस आप देखेंगे, टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन अंक है, 0 1 4 5 6 और 9, तो कौन सा अंक नहीं है, 2 3 7 और 8 नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही है। 2 3 7 8 आप इसे नोट करेंगे, 2 3 7 8 ऑप्शन डी आपका सही है। तो इसके लिए हम नोट लिखवा देते हैं, अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, आप नोट करिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 अथवा 8 हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 अथवा 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप इसे नोट करिएगा, नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, प्रमाण के साथ चलेंगे, कहाँ कौन एग्जाम में आए क्वेश्चन उसे बताते चलेंगे, आपका बहुत ही बेहतरीन यहाँ तैयारी होगा। अब चलिए हम आगे नोट, दूसरे नोट में आते हैं। दूसरा नोट क्या है, यदि किसी संख्या के वर्ग की बात हो गई तो अब घन की बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 घन 729 और 10 का घन 1000। तो आपके किसी भी संख्या का मतलब लिखा है तो 11 का 1331, 12 का 1728, इसी प्रकार से आप नोट करते जाएंगे। आप 15 तक घन जरूर याद कर लीजिएगा और लगभग 30 तक वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत सहायक करेगी। यदि आपका घन और वर्ग नहीं तैयार रहेगा तो आपका कैलकुलेशन कमज़ोर हो जाएगा, और कैलकुलेशन कमज़ोर हो जाएगा तो आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसे आप देखेंगे, यदि किसी संख्या घन किया जाए तो इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो 1 भी है, 8 भी है, 7, देखिए हम आपका एक क्रम से बताते हैं। 1 यहाँ है, 8 में 2 है इकाई का अंक, और 3 किस में है, 7 में है, 4 किस 64 में है, 4 मतलब 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 है, 5 है 5 में, 6 है 6 में, 7 है 3 में, 8 है आपका 2 में, 9 है आपका 9 में ही है, 10 में 0 है। तो इस प्रकार से 0 से 9 तक सभी संख्याएं कवर हो गई। तो इस पे भी एक रेलवे में आरआरबी में आया था क्वेश्चन, आरआरबी में क्वेश्चन आया था। आरआरबी में यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। वहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ही बच्चों से बहुत ही मिस्टेक होता रहता है कि क्वेश्चन पूछता है नहीं है, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं, और एग्जाम हॉल से बाहर जब निकलते हैं तो कहते हैं यार ये तो हमसे गलती हो गया, नहीं है पूछा था और मैं है समझ के मार दिया। तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। 1 2 3 4, 2 3 5 6, 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या, 5 7 8 9। तो आपको इस विकल्प में आपको दिख जाएगा 0 से लेकर कोई भी संख्या आपका जो है क्या है, किसी संख्या के घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आपका हो सकता है। आप देखेंगे हम इसके 2 नोट पर करा दिए। अब हम आते हैं तीसरे नोट पर। तीसरा नोट आप तीसरा नोट देखेंगे। तीसरा नोट में आपके 2 नोट आप देख चुके हैं। अब नोट 3 देखिए आप, दशमलव संख्या पद्धति में आप नोट करिएगा। दशमलव संख्या पद्धति में यदि 3 क्रमागत संख्या को ले लिया जाए, दशमलव संख्या पद्धति में यदि 3 क्रमागत
क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। आप नोट करिएगा इसे, हम स्क्रीन इस तरफ हो जा रहे हैं। दशमलव संख्या पद्धति में यदि 3 क्रमागत संख्या का वर्ग कर दिया जाए, 3 क्रमागत संख्या को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। आप इसे समझेंगे, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1, यही चीज़ लिखा है। मध्य संख्या का वर्ग पहले और तीसरे संख्या के गुणनफल से एक अधिक है। मध्य संख्या का वर्ग हो गया है ए बी सी में, और पहले और तीसरे संख्या का गुणनफल हो गया से एक अधिक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 5 और 6 है, तो इसमें क्या है, मध्य संख्या का वर्ग पहले और तीसरे संख्या के वर्ग से एक अधिक है। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर आप पहले लिखिए, 25 हो गया, 25 हो गया। और पहले और तीसरे संख्या गुणनफल क्या हो गया, 4 गुणे 6 24 से एक अधिक है। 24 में 1 जोड़ेंगे तब 25 होगा। तो यही है एग्जाम्पल, आप नोट करिएगा। मध्य संख्या का वर्ग पहले और तीसरे संख्या के गुणनफल से एक अधिक है। आप देखिएगा मतलब कितना बढ़िया है। आप इसे, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए आया है, एक ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है। ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1, बी स्क्वायर बराबर ए सी माइनस 1, बी स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन दिया है नोटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस 1। तो इस एग्जाम में आप देखिए मध्य संख्या का वर्ग पहले और तीसरे संख्या के गुणनफल से एक अधिक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होता है, ऑप्शन बी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए। आप नोट 3 हम एक बार फिर से बोल देते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में यदि 3 क्रमागत संख्या को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। माना ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, बी सी बराबर ए सी प्लस 1, 4 5 6 है, 5 का स्क्वायर आप निकालेंगे। मान लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिए 4 5 6। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, 7 8 9 3 क्रमागत संख्याओं की लेना है। तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। प्रथम और तृतीय संख्या के गुणनफल से एक अधिक, 7 गुणे 9, तो 7 9 कितना हो रहा है, 63 ही हो रहा है। इसमें प्लस 1 करेंगे तो वही चीज़ तो परिभाषा में लिखा है। आप देखिए मध्य संख्या का वर्ग प्रथम और तृतीय संख्या पहले और तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं चौथे नोट पे। चौथा नोट आप लिखिएगा, नोट 4 आप नोट करिए। आप नोट जरूर करते जाइएगा। आपका हैंड राइटिंग नोट आप एग्जाम से पहले आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आप अपने में लिखते चलेंगे। मैथ है, आप ऐसे सुनते चलेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। आप लिखिए। अभी हम यहाँ पे बहुत न्यूमेरिकल कराएंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो आपको हम यहाँ पे बस 10 नोट 4 तक करा करके आज हम रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो देते हैं। तो नोट 4 लिखिए। दार्शनिक संख्या पद्धति में 2 क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। आप नोट करिएगा, दार्शनिक संख्या पद्धति में 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होगा। दार्शनिक संख्या पद्धति में 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। आप इसे समझेंगे, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, तो 2 क्रमागत संख्या है 4 और 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें हम इसका साइन बनाए हैं तो कि जो बड़े में से छोटे घटा सकते हैं। 25 में से 16 गए 9 क्या है आपका, आड है, मतलब विषम है। और इसी प्रकार से 2 और 3 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो 9 में से 4 गया 5, 5 क्या है आपका, विषम है, विषम। इसी प्रकार से आप इसको परिभाषा समझेंगे। दार्शनिक संख्या पद्धति में 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है।
आप इसे नोट कर सकते हैं। मान लीजिए दो क्रमागत संख्याएं क्या है, x और x+1 है, x और x+1 है। आप इससे समझिए तो x+1 का होल स्क्वायर मतलब उसके संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, और x का स्क्वायर, तो x+1 का स्क्वायर आप पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे x² +1 + 2x, फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्या है, -x² हो गया, तो इस -x² हो गया, तो इसलिए x² से x² कट गया, तो इसका क्या बचा, 2x+1 बचा। क्या बचा, 2x+1। तो 2 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो सम होगा, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 वो भी सम होगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे 2 में 10 होगा। तो इन सब में 1+1 आपका आया है। तो 2 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं +1 कर देते हैं तो 2 पंचे 10 से 11 हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये परिभाषा भी प्रूफ होता है। ये नोट 4 दासवीं संख्या पद्धति में दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। इस प्रकार से हम देखिए 4 नोट आज करा चुके। आज हम यूपी लेखपाल के लिए मैथ का प्रारंभ कर दिए हैं संख्या पद्धति से। एक पोर्शन हम बहुत जल्द ही स्टैटिक्स का चालू करने वाले हैं। संख्या पद्धति और स्टैटिक्स मिला करके आपके 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे और 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक्स से भी आ सकते हैं। समझिए कि पिछली बार यूपी लेखपाल जो पिछली बार हुआ था तो 20 क्वेश्चन होता था मैथ का, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश का और 20 क्वेश्चन जीएस का होता था। उस समय मैथ में 5 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन किससे आए थे, स्टैटिक्स से आए थे। तो आप सोच सकते हैं, हम मान ले रहे हैं कम से कम 25 में 5 या 6 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो स्टैटिक्स पे बहुत अच्छे समय पकड़ बनाना है, उसका हम क्लास लाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और लेखपाल लेवल तक, हाई लेवल जो लेखपाल का होगा वहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप बढ़िया से अच्छे से लीजिएगा क्लास, आप देखिएगा। आप देखिए, आपके अपने एजुकेशनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अभी नया चैनल है तो आपको शेयर करिए, आप इसको लोगों के पास पहुँचाइए और आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा, और जो सजेशन होगा आप हमें दीजिएगा, हम उसको देखेंगे। यदि सुनने लायक होगा, समझने लायक होगा तो हम बिल्कुल उसे समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है घंटी बजा दीजिए, जो बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन, जो होता है सब कर दीजिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल के लिए, क्योंकि ये क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। तो ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।